हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स वर्णमाला से केंद्रीय मंत्री परिषद टॉपिक को आगे करेंगे। हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह मैथ्स वर्णमाला का 6 से लेकर 12 सहित ऑनलाइन क्वेश्चन को कर रहे हैं। इसमें हम लोग राजनीतिक व्यवस्था से कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय मंत्री परिषद। इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग करेंगे और इससे संबंधित सारे अनुच्छेद को भी हम लोग क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? आंसर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? आंसर है 25 वर्ष। आगे है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? आंसर है प्रधानमंत्री। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? आंसर है 50। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ऐसा प्रस्ताव किया गया था। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? आंसर हो जाएगा 6 माह तक। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसद के प्रति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 257 में ऐसा कहा गया है। लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो विधायिका के। नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? तो कैलाश नाथ काटजू बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के शनमुगम चेट्टी थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 352 के 3 में किया गया है। श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो गोपाल स्वामी अयंगर के। अब दिया गया है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। देखते हैं। मंत्रिपरिषद जो कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री होते हैं और मंत्रिमंडल में इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। दूसरा है, यह एक संवैधानिक निकाय है। मंत्रिपरिषद क्या है? तो संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 में किया गया है। और
दूसरा में है मंत्रिमंडल में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया, जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। तीसरा है सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद के शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्य का निर्धारण करता है। चौथा है मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों के कार्यान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। और इसमें चौथा है नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला टॉपिक है महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आइए इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले है भारत के 3 विधिक अधिकारी हैं, तो भारत के महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता, भारत के अपर महाधिवक्ता। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो एमसी सीतलवार। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश करना होता है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना होता है। अगला है सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। अनुच्छेद 76 के 4 में के अनुसार महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा? तो राष्ट्रपति के। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो महान्यायवादी का अधीनस्थ। वर्तमान भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो वीर नरहरि राव थे। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल। संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वप्रमुख अधिकारी होगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के वित्तीय रक्षकों में से एक होगा। इन वित्तीय रक्षकों में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग सम्मिलित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद सृजन किसके द्वारा किया गया है? तो संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है।
राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पद मुक्ति है। 149 में है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां हैं। 150 में है संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूप के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। और 51 में है 151 में अकेंक्षण प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट। अगला टॉपिक है संसद यानी पार्लियामेंट। इसे सभी संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? आंसर हो जाएगा 1971 के। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। राज्यसभा के एकांतरिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो अनुच्छेद 249। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 552 हो सकती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? आंसर है 30 वर्ष। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो 250। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253 में है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? आंसर हो जाएगा 2026 तक। अगला प्रश्न है भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। संसद से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 79 में कहा गया संसद का गठन होगा। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की संरचना। 81 में है लोकसभा की संरचना। 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन है। 83 में संसद के सदनों की अवधि है। 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता है। 85 में संसद के सत्र 17 एवं विघटन है। 86 में राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार है। 87 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन है। 88 में सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार हैं। 89 में राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति है। 90 में राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्तियां त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना है। (91) अनुच्छेद में है सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्तियां हैं।
92 में जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष 92 में जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना, और 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, 94 में है लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। अगला अनुच्छेद है 95 नंबर का, लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति है। 96 में है जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। 97 नंबर में है सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते हैं। 98 में संसद की सचिवालय है। 99 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। और 100 में है दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति है। 101 में है स्थानों का रिक्त होना। 102 में संसद की सदस्यता के लिए निर्हरताएं हैं। 103 में सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न पर निर्णय है। और अनुच्छेद 104 में अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले आहर्त न होते हुए अथवा निर्हर्त किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।